वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जिसे हम तृतीय पक्ष रसद भी कहते हैं। तो वी स्टार्ट विद द चैप्टर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में लॉजिस्टिक्स सर्विसेज आउटसोर्स की जाती हैं। लॉजिस्टिक्स का मीनिंग है कि बिजनेस में ट्रांसपोर्टिंग, सप्लाइंग और डिलीवरिंग ऑफ गुड्स जैसी सर्विसेज को परफॉर्म करना। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, गुड्स को सप्लाई किया जाता है, सप्लायर से दूसरे डेस्टिनेशन तक ले जाया जाता है, डिलीवर किया जाता है कस्टमर को गुड्स को, तो इन सब को सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। It is the process of coordinating and moving resources, people, material, inventory and equipment from one location to storage at the desired destination। कि लॉजिस्टिक के अंदर हम लॉजिस्टिक को हम एक प्रोसेस कह सकते हैं, जिस प्रोसेस के अंदर हम गुड्स को मूव करते हैं, रिसोर्सेज को मूव करते हैं, पीपल, मटेरियल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, इनको मूव किया जाता है स्टोरेज की लोकेशन से डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक। ठीक है। देन द टर्म एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन द मिलिट्री, रेफरिंग टू द मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज टू ट्रूप्स इन द फील्ड। एक्चुअली जो लॉजिस्टिक्स का टर्म है, जो ये एक हम इसको यूज करते हैं कि टर्म लॉजिस्टिक, ये कहाँ से आई है? ये आई है मिलिट्री से, क्योंकि मिलिट्री में जब इक्विपमेंट्स का या सप्लाईज मीन्स की जो डेली रूटीन की उनकी चीजें हैं जो कि वो यूज करते हैं, उन सप्लाईज को ट्रूप्स में जब आर्मी में भेजा जाता था फील्ड में, तो वहां पर जो ये टर्म लॉजिस्टिक्स है वो ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का अर्थ है कि एक ऐसे बिजनेस प्रैक्टिस जिसमें बिजनेस के फंक्शंस और जॉब्स को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी या आउटसाइड पार्टी को हायर किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आउटसाइड पार्टीज को हायर करते हैं। आउटसोर्स करने से कंपनी को फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और इस तरह से कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है। जो पार्टी आउटसोर्स करती है वह अपने काम में एफिशिएंट और एक्सपर्ट होती है, जिससे क्वालिटी ऑफ सर्विस भी इम्प्रूव होता है एंड एज अ रिजल्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है। तो आउटसोर्स करने का मतलब है कि कंपनी जब अपने काम को खुद ना करके उस काम के लिए किसी और पार्टी को हायर कर रही है कि वो उसके बिहाफ पर काम करे, और एक वो ऐसी पार्टी को हायर करती है जो कि उस काम में एफिशिएंट है, एक्सपर्ट है। तो इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा कि कंपनी को वो काम करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और उसको वही चीज, वही क्वालिटी जब दूसरी पार्टी से उसको मिल रही है और कॉस्ट भी कम आ रही है, तो ऐसे में किसी भी बिजनेस के लिए ये एक ज्यादा बेनिफिशियल डील होती है। तो ऐसे कंपनी अपने काम को आउटसोर्स करती है, मतलब कि बाहर से सोर्स ढूंढना अपने काम को पूरा करने के लिए। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का मीनिंग है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स की स्टोरिंग और शिपिंग इंक्लूड की जाती है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेलर होते हैं जिनकी लॉजिस्टिक में कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती। देखिए, जब मार्केट में सेलर कौन होंगे, या हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर है वो अपनी गुड्स को अच्छा बना सकता है, प्रोडक्शन उसका अच्छा है, वो अपनी गुड्स को क्वालिटी गुड्स बना सकता है, हाई टेक्नोलॉजिकल गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उन गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो लॉजिस्टिक के फंक्शन है उसमें भी वो एफिशिएंट हो। अगर वो उसमें एफिशिएंट नहीं है तो वो जितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, तो वो कस्टमर तक अगर उसको वो टाइमली नहीं पहुंचा पाएगा या लॉजिस्टिक्स के फंक्शन को वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो वो बिजनेस में ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो दूसरी कंपनी की सर्विसेज लेता है, ऐसी कंपनी की सर्विसेज जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो केवल इन्हीं सर्विसेज के लिए कंपनी बनी है, जिन्हें हम लॉजिस्टिक कंपनीज भी कहते हैं। तो ऐसी कंपनीज की कोर कॉम्पिटेंसी होती है लॉजिस्टिक्स की सर्विस में, जिसे हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कहते हैं, या इसे हम इंटरमीडिएरी भी कह सकते हैं और इन्हें हम मध्यस्थ भी कहते हैं। तो मार्केट में ऐसे बहुत सेलर हैं जिनकी लॉजिस्टिक में कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, जो कि एक इंटरमीडिएरी है, उसकी हेल्प ली जाती है।
थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में सिंगल सर्विस प्रोवाइडर या मल्टी सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। 1970 से पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट में दो ही पार्टीज होती थी। एक होता था पार्टी जो थी वो थी शिपर। शिपर कौन होता है? जिसने गुड्स को शिप करना है, जैसे मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर। और दूसरी पार्टी होती थी शिपिंग कैरियर, जो कि उस गुड्स को आगे लेके जाती थी। बट आज के टाइम में जैसे जैसे नीड्स हमारी हो रही हैं, जैसे जैसे नीड्स टाइम चेंज हो रहा है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में और भी पार्टीज जो है वो इंक्लूड हो गई है, जिसे हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का इन्वेंट्री पर कोई ऑनरशिप नहीं होता, पर वे उनके द्वारा परफॉर्म की गई एक्टिविटीज के लिए लीगली बाउंड होती हैं। देखिए, थर्ड पार्टीज ने जो भी इन्वेंट्री को शिपर से कस्टमर तक या एक डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो सिर्फ उसका काम गुड्स को या इन्वेंट्री को पहुंचाना है, उसके ऊपर उनकी कोई ऑनरशिप नहीं होती। लेकिन जितना भी वो पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं, उसके लिए वो लीगली बाउंड होती हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो वी कैन से दैट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन use of third party businesses to outsource element of its distribution, warehousing and fulfillment services. इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर इंक्लूड फ्रेट फॉरवर्डर्स, courier companies and other companies integrating and offering subcontracted logistics and transportation services. तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की टाइप्स क्या हैं? तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की। तो स्टैंडर्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कौन होते हैं? यह थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की एक बेसिक फॉर्म है। ये पिक एंड पैक, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि लॉजिस्टिक्स की बहुत ही बेसिक फंक्शन है। लॉजिस्टिक के अंदर बहुत ही एक बेसिक सा फंक्शन क्या परफॉर्म किया जाता है कि गुड्स को या इन्वेंट्री को पिक करना, उसको पैक करना, वेयर हाउसिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन और की जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज का यह मेन फंक्शन ना होकर एडिशनल फंक्शन होता है। उसके बाद आता है सर्विस डेवलपर। सेकेंड, this type of third party logistic provide will offer their customer advanced value added service such as tracking, tracing, cross docking, specific packaging or providing a unique security system. सर्विस डेवलपर जो है, तो इस टाइप का जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, ये अपने कस्टमर्स को बहुत ही एडवांस्ड वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करता है। एडवांस्ड वैल्यू एडेड सर्विस क्या होती है? जिसमें वो इन्वेंट्री की ट्रैकिंग की जो उसका क्लाइंट है वो अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकता है, ट्रेस कर सकता है। स्पेसिफिक अगर वो पैकेजिंग कराना चाहता है वो पैकेजिंग करके देते हैं, और उनका को अगर उसे अपने इन्वेंट्री के लिए या गुड्स के लिए कोई यूनिक सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए तो ये भी सर्विस डेवलपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, द कस्टमर एडेप्टर। कस्टमर एडेप्टर देखिए क्या है, यह थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जनरली कस्टमर के रिक्वेस्ट पर आते हैं और कंपनी की लॉजिस्टिक एक्टिविटीज को फुल कंट्रोल कर लेते हैं। ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को इम्प्रूव करते हैं बट कोई न्यू सर्विसेज डेवलप नहीं करते। इस तरह के थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के जो कस्टमर्स हैं उनका ग्रुप जो है वो बहुत स्मॉल होता है। नेक्स्ट आता है द कस्टमर डेवलपर। यह थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोसेसेस और एक्टिविटीज का हाईएस्ट लेवल है। इसमें कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को बहुत हाईएस्ट लेवल की जो है सर्विसेज दी जाती हैं। यह तब होता है जब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कस्टमर से इंटीग्रेट करता है और सारा लॉजिस्टिक फंक्शन को टेक ओवर कर लेता है। पूरा लॉजिस्टिक का जो फंक्शन है, पूरा जो प्रोसेस है, उसका पूरा कंट्रोल जो है वो
थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर पे होता है। अगर हम बात करते हैं कस्टमर डेवलपर की, ये इन प्रोवाइडर्स के जो कस्टमर का ग्रुप है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटे या कम कस्टमर होते हैं इनके, लेकिन जितने भी इनके कस्टमर होते हैं ये अपने उन कस्टमर्स को एक्सटेंसिव और डिटेल्ड काम करके देते हैं। तो ये हुए हमारे कस्टमर डेवलपर। अब देखिए नेक्स्ट आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम में देखिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन में आपको बताया है कि क्लाइंट मींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कस्टमर ब्रोकर है, करियर है, फैक्ट्री, ट्रांसलोड, फ्रेट फॉरवर्डर, वेयर हाउस। तो ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं या ये जो सारी पार्टीज है, ये सारा प्रोसेस में ये किससे रिलेटेड है? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर से। नेक्स्ट आता है लीड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। अब लीड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर क्या है? ऐसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर जिनके पास अपनी कोई एसेट नहीं होती, उन्हें हम लीड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कहते हैं। लीड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर के पास स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज एक्सपर्टीज होता है। इनके पास एसेट नहीं है लेकिन इनके पास एक्सपर्टीज होता है, मतलब अनुभव होता है। ये अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और जब अगर ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं तो इनका ओवरहेड कॉस्ट भी जो है वो बहुत कम होता है, जिससे इनका ओवरहेड कॉस्ट बहुत लो होता है, लोअर नेगोशिएशन पावर होती है। सो लीड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स की कंपनी का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, और ये अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, और डिसीजन मेकिंग साइकिल जो है वो इनका बहुत छोटा होता है, बहुत शॉर्ट होता है। तो इसे हम कहते हैं लीड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। अपनी एसेट्स नहीं होती, लेकिन एसेट्स ना होके इनके पास क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज होता है। हम बात करते हैं आगे एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है इसके? सबसे पहले है कॉस्ट एंड टाइम सेविंग्स। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर का लॉजिस्टिक में एक कोर कॉम्पिटेंस है। प्रोवाइडर्स की सेलिंग कंपनी से ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है। जैसे अभी हमने बताया कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास अगर एसेट नहीं है लेकिन उनके पास क्या है? एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज मतलब उनका एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। तो सेलिंग कंपनी से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है, और इनका ग्लोबल नेटवर्क होता है, जिससे इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी का इनको बेनिफिट मिलता है, मतलब ये अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स का सिस्टम और इक्विपमेंट कॉन्स्टेंटली अपडेट होते हैं, जिससे ये अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को मैच कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास जनरली टाइम, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज नहीं होता, जो कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर के पास होता है। इनके पास देखिए कि कॉन्स्टेंटली ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, इनका सिस्टम ऐसा होता है कि ये हर इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम पे, अपने आईटी सिस्टम पे अपडेट करते रहते हैं, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट से उनको मैच कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जनरली ऐसा टाइम नहीं होता इन सब काम के लिए, या रिसोर्सेज नहीं होता, या उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होता, तो जो कि ये ऐसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के पास हमें मिलता है। तो ये इसका एडवांटेज है। तो ये जो चीज़ें इनके पास हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनको हायर करके उनकी इन कॉम्पिटेंसीज का एडवांटेज लेती है। सेकंड आता है लो कैपिटल कमिटमेंट। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स की अवेलेबिलिटी के कारण सेलिंग कंपनी की जो एक क्लाइंट है उसे अपने वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से आउटसोर्स की जा सकती हैं। सो सेलिंग कंपनी की फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो लो हो जाती है, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए, वेयर हाउसिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एक कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो अब ये क्लाइंट कौन है? सेलिंग कंपनी, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट किसने किया हुआ है? ऑलरेडी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर ने किया है। तो उसने सिर्फ उस कंपनी को हायर किया है और उसकी सर्विसेज को उसने अवेल किया है। तो यहाँ पर सेलिंग कंपनी जो है, मतलब जो क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होगी, और जो भी उसके पास कैपिटल होगा तो वो अपना बिजनेस करने के लिए उस कैपिटल को यूज करेगी, ना कि इन सर्विसेज
जो लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज है उनके ऊपर इन्वेस्ट करेगी। थर्ड आता है फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक्स के कारण मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर ज़्यादा फोकस कर सकती हैं। देखिए, हम बार बार कोर कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं कि कोर कॉम्पिटेंस होना चाहिए, या इसके किसी कंपनी की ये कोर कॉम्पिटेंसी है, या इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी होती क्या है। यह किसी कंपनी के रिसोर्सेज और स्किल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि फर्म को मार्केट प्लेस में सबसे अलग बनाता है। कोर कॉम्पिटेंसी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है। इससे कंपनी को मार्केट में एंटर करने और उसमें बने रहने का चांस मिलता है। कोर कॉम्पिटेंसी से कस्टमर बेनिफिट को इंक्रीज किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि कंपनी का ऐसा फीचर या गुण है कोर कॉम्पिटेंसी जिससे कंपेटिटर्स जो है जल्दी से या आसानी से उसकी नकल नहीं कर सकते। तो आज के टाइम में बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए यही सजेस्ट किया जाता है कि कंपनीज को उन्हीं एरियाज में टाइम और एफर्ट डिवोट करना चाहिए, या उसी में अपना टाइम और एफर्ट लगाना चाहिए जिसमें वो स्किल है, और वहां पर अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां पर उनकी स्किल नहीं है। तो कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और बाकी चीज़ों के लिए उसे सर्विसेज को आउटसोर्स कर लेना चाहिए। इसीलिए कंपनीज को अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि बाकी फंक्शंस के लिए आउटसोर्सिंग वो कर सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ज़्यादा फ्लेक्सिबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं और लार्जर वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। जैसे शिपिंग कॉस्ट से कुरियर और पोस्टल सर्विस ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसे हम पैमाने की बचत भी कहते हैं। छोटी और मिड साइज कंपनी को उतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलती जितना कि लॉजिस्टिक कंपनीज को मिलती है। इस कारण स्मॉल और मीडियम कंपनीज को प्रॉफिटेबल मार्केट में एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि कोर लॉजिस्टिक कंपनीज के कारण जो है कंपनी अपनी मार्केट में एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करती है, क्योंकि छोटी कंपनीज को उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। So outsourcing logistics can be beneficial for the companies looking to increase their regional presence. इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो लीड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर के डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें सबसे पहले आता है लॉस ऑफ कंट्रोल। क्लाइंट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हमने अभी कई बार यूज किया है कि क्लाइंट कौन है यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सेलिंग कंपनी। तो सेलिंग कंपनी कई बार थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज करने से कंट्रोल को लूज कर सकती है कि क्लाइंट का या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है अपनी एक्टिविटीज पर, अपने बिजनेस पे। कैसे? आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर क्लाइंट के कस्टमर से इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, और अपने लोगों को क्लाइंट की एसेट पे लगा देते हैं, और अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, और अपने एम्प्लॉयज को क्लाइंट के एम्प्लॉयज की तरह शो करते हैं, जिससे कि कई बार क्लाइंट कंपनी को लॉस हो सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब पूरा लॉजिस्टिक फंक्शन जो है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी ही कंट्रोल कर रही है, तो क्लाइंट कंपनी का जो कंट्रोल है वो वहां पर कम हो सकता है। नेक्स्ट आता है आईटी। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रोवाइडर और क्लाइंट का आईटी सिस्टम अंतर करने योग्य होना चाहिए, मतलब उसमें हम डिफरेंस कर सकें कि प्रोवाइडर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और क्लाइंट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम क्या है। Technology helps increase visibility for the client by the way of continuous status update via dispatch, management software, and electronic data interchange, which does involve a cost, but it can help avoid penalties for delays and subsequent financial losses, such as from not uploading freight in time. नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स मीन्स लॉजिस्टिक्स को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, वापस बैकवर्ड। अगर प्रोडक्ट्स को आजकल देखिए प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी सेल किया जा रहा है। अगर प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन सेल करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट्स की रिटर्न भी होती है, तो कंपनीज को एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है।
इन सिचुएशन में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि वही पिक एंड पैक की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को रिवर्स लॉजिस्टिक्स हैंडल करना पड़ता है, कि जैसे उसने प्रोडक्ट को कंपनी से लेकर पूरा कस्टमर तक पहुंचाया, डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, लेकिन अब उस प्रोडक्ट का रिटर्न है तो उसे वो सारा फंक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब वो प्रोडक्ट उसको पिक और पैक कहाँ से करना पड़ेगा, कस्टमर के प्लेस से, और वापस उसको कंपनी तक पहुंचाना है, जिसे हम कहेंगे रिवर्स लॉजिस्टिक। तो जब वो रिवर्स लॉजिस्टिक करता है तो उस पर उसको विश्वास करना पड़ता है। तो जब वो रिवर्स लॉजिस्टिक को हैंडल कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट का रिटर्न भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होंगी तो सेल्स रिटर्न भी होंगे। तो सेल्स रिटर्न होने से जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर का कंसंट्रेशन है वो कहाँ चला जाएगा, रिवर्स लॉजिस्टिक्स में। अगर वो रिवर्स लॉजिस्टिक्स में भी बिजी हो जाता है तो वेयर हाउस ऑपरेशन स्लो डाउन हो जाते हैं। मतलब कि बाकी के जो सीधा एक डायरेक्ट लॉजिस्टिक है वो फंक्शन स्लो हो जाएगा, और रिवर्स लॉजिस्टिक फंक्शन भी साथ में होता रहेगा। तो जिससे कस्टमर्स में को अगर रिफंड करना है तो उनमें भी डिले हो जाता है। और ये सारे फंक्शंस जब कंपनी के डिले होते रहते हैं तो इससे कंपनी की इमेज पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है, उसकी गुडविल पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है। तो आगे हम बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स। अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, दिस सर्विस स्पेशलाइजेज इन द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट बिटवीन लोकेशंस, दैट इज शिपिंग। फॉर एग्जांपल, दे कुड हैंडल इन्वेंट्री शिपमेंट बिटवीन योर फैक्ट्री एंड योर वेयर हाउस, और बिटवीन यू एंड योर बायर, कि आपकी फैक्ट्री से आपके वेयर हाउस तक या आपके बायर के तक, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको हैंडल करते हैं। डिसाइडिंग ऑन अ पार्सल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर ऑल डिपेंड्स अपॉन, ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, ओरिजिन लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन लोकेशन क्या है, टाइम फ्रेम मतलब कितने टाइम के अंदर किया जाना है, शिपिंग मेथड, सर्विस लेवल, प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स। तो ये सारा किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। हम इसे कहते हैं warehouse and distribution based services. Another services provided by the third party logistics are that they handle storage, shipment and returns. तो ये इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स जो है वो किसको हैंडल करते हैं, स्टोरेज को, शिपमेंट को और रिटर्न को। वेयर हाउसेज कम इन मैनी शेप्स एंड साइजेस एंड द मार्केट इज एक्टिव विद इनोवेशन। तो ये भी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं। थर्ड आता है फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड। फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड कैसे है, मोस्ट ई कॉमर्स कंपनीज वॉन्ट वर्क विद फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन बेस्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज अंटिल दे हिट द 8 और 9 फिगर मार्क इन रेवेन्यू, की जब तक वो 8 एंड 9 फिगर मार्क इन रेवेन्यू है कि का मतलब है कि जब तक वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न नहीं करते तब तक वो इन लॉजिस्टिक कंपनीज की हेल्प नहीं लेते। With that said, they are important to mention as they provide valuable insight towards the overall industry and current trends. लेकिन आज के टाइम में ये बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो है और सर्विसेज कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। इसके बाद एक आता है फोर्थ लॉजिस्टिक मॉडल। फोर्थ पार्टी जिसे हम कह सकते हैं, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक मॉडल 4PL, जैसे अभी हमने 3PL किया, नाउ दिस इज द 4PL। 4PL मीन्स फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक मॉडल। तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है सारे लॉजिस्टिक प्रोसेस को मॉनिटर करना। देखिए, क्लाइंट ने हायर किया थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को, जो कि लॉजिस्टिक्स के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो कि उन फंक्शंस को कर रहा है, लेकिन वो अपने फंक्शंस ठीक से कर रहा है,
उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज को मॉनिटर करने के लिए उसने किसको हायर किया है, किस पार्टी को अपॉइंट किया है, और जिस पार्टी को अपॉइंट किया जाता है इस काम के लिए उसे हम कहते हैं फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। ठीक है, so the manufacturer does not outsource the organization of its logistic task to the third party but also the management thereof। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को उसने हायर तो किया लॉजिस्टिक्स के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसा है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए उसने फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स को भी हायर किया है। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफन चेक द एंटायर सप्लाई चेन। तो पूरी सप्लाई चेन को चेक करने के लिए फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स को हायर किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशनल एंड एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज आर अगेन ऑफन आउटसोर्स टू द अदर पार्टीज। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स में भी ये सारी सर्विसेज जो है इसके लिए दूसरी ही पार्टीज को आउटसोर्स किया जाता है। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स ऑफन हैव नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसेज। इनके पास अपने कोई ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस नहीं होते। क्यों नहीं होती? क्योंकि इन्हें रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या काम करना है, सिर्फ मैनेजमेंट का काम करना है या मॉनिटरिंग करनी है, मतलब चेक करना है, उनके ऊपर उनको ध्यान रखना है, उनको सुपरवाइज करना है कि वो अपना जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है वो अपना काम सही से कर रही है या नहीं। तो इनका कोई अपना ट्रांसपोर्ट या वेयर हाउस नहीं होता। द फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक रोल डिमांड्स इंटेंस इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम सर्विस सप्लायर इन द क्लाइंट्स बिजनेस एक्टिविटीज। तो not only does the latter outsource the execution but also the monitoring of the logistic process। तो मेन जो है दैट इज द मॉनिटरिंग ऑफ द लॉजिस्टिक प्रोसेसेस, कि जितने भी लॉजिस्टिक प्रोसेस है उसको वो मॉनिटर करेगा। द फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक रिलेशनशिप simplifies and streamlines the logistic function using technology for the greater visibility and imposing operational discipline across many partners and suppliers। तो जितने भी बहुत सप्लायर्स और पार्टनर्स हैं उनके बीच में जितने भी काम किया जा रहा है तो उनको चेक करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, जिसे हम कह सकते हैं फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये हम एक डायग्राम से भी दिखाते हैं कि फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक ये क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट मीन्स द कंपनी, सेलिंग कंपनी ने इसको हायर किया है, सेलिंग कंपनी ने अपॉइंट किया फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन को, और उसके लिए वो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन अब ये एक मेन हो गया क्लाइंट के लिए। अब ये किसको देख रहा है, ये किसको मैनेज कर रहा है, किसको मॉनिटर कर रहा है, थर्ड पार्टी का, कि थर्ड पार्टी ने जो थर्ड पार्टी कौन है जिसने पूरा लॉजिस्टिक फंक्शन कंट्रोल किया है। और लॉजिस्टिक फंक्शन में क्या क्या आ जाता है, ट्रकिंग आ जाता है, ओशन फ्रेट आ जाता है, एयर फ्रेट। ट्रकिंग मीन्स रोड्स पे ट्रक्स के थ्रू शिपिंग सामान को पहुंचाना। ओशन फ्रेट मतलब समुद्र में शिप के थ्रू। एयर फ्रेट बाय एयर, वेयर हाउसिंग मतलब वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, और इंटीग्रेटर जो इंटीग्रेट कर रहा है कस्टमर्स के साथ भी। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के जितने भी डिफरेंट फंक्शन है, तो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट ने ये फंक्शंस के लिए एक ही थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया है। ये पार्टी अलग हो सकती है, ये अलग हो सकती है, दिस कैन बी डिफरेंट, दिस कैन बी एंड दिस कैन बी। ठीक है, या दो तीन फंक्शन एक पार्टी कर रही है, दो फंक्शन कोई और पार्टी कर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक फंक्शंस के लिए क्लाइंट ने हायर किए हैं ये कंपनीज, इनके ऊपर इनको चेक करने के लिए, इनको सुपरवाइज करने के लिए एक और पार्टी का, एक और जो है आउटसोर्स की गई है पार्टी इनको मॉनिटर करने के लिए, और उस पार्टी को हम कहते हैं फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर दैट इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो वी एंड अप हियर। थैंक यू वेरी मच।